टू बैक माई चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी आधुनिक राजनीतिक दर्शन के यूनिट 2 को, जिसमें मैरी वॉस्टनक्राफ्ट हैं, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। ये एक मैरी वॉस्टनक्राफ्ट जो है गाइस, ये एक नारीवादी महिलावादी विचारक है, जिनके ऊपर हमारे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके विषय में पढ़ना। मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ये फर्स्ट फेमिनिस्ट कही जाती हैं विश्व की। द फेमिनिस्ट थिंकर मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के इंट्रोडक्शन में गाइज हम ऐसे लिखेंगे, लाइक मैरी वॉस्टनक्राफ्ट को महिलावादी नारीवादी विचारक कहा जाता है। राजनीतिक थिंकर हैं, फिलोसफर, जिन्होंने फेमिनिस्ट पर अपने विचार दिए हैं, यानी इन्होंने महिलाओं के विकास एवं उनकी स्थिति के बारे में वर्णन किया है जो उनके तत्कालीन विशेष समय में था। और मैरी वॉस्टनक्राफ्ट का जन्म जो है गाइज, वो इंग्लैंड में 27 अप्रैल 1759 में स्पीटाफील्ड्स में हुआ था। वह उनकी मृत्यु जो 1797 में हुई। और उनके जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण घटना घटी थी गाइज। एक पहली अमेरिका की क्रांति, दूसरी फ्रांस की क्रांति। मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक में अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करी, यानी कि जब उनके समय में सामाजिक व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था। महिलाओं को ना तो राजनीतिक अधिकार थे और ना ही उन्हें समाज में अच्छी स्थिति प्रदान थी, ना उन्हें शिक्षा का अधिकार था। तो उनकी व्यवस्था को उन्होंने आलोचना करी, उस व्यवस्था की, तथा उन्होंने स्त्रियों की अच्छी महिला बनने पर जोर दिया। और साथ ही उन्होंने उनके प्रति सजग होने के लिए स्त्रियों को इन सब चीज़ों को छोड़कर, जो उन्हें दम घुटो जीवन आदर्शों के दायरे में जीने के लिए मजबूर करती थी, यानी समाज में जैसी व्यवस्था होती है मजबूर करती, उनसे बाहर निकलने के लिए शिक्षा का माध्यम अपनाने के लिए जोर दिया। 20वीं सदी के मध्य में जब हम पश्चिम के देशों में नारीवादी आंदोलन चल रहे थे, अपनी ज़मीन मजबूत कर रहे थे, अधिकार आंदोलन, छात्र आंदोलन, युद्ध विरोधी आंदोलन, ये सभी तरीके के आंदोलन चल रहे थे सभी वर्गों के अलग अलग। तभी मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ने भी इतिहास के दस्तावेज में हमें फिर से जीवित हो गई, यानी कि मैरी वॉस्टनक्राफ्ट तो गाइस उनका 1797 के टाइम में उन्होंने अपनी सारी बुक्स वगैरह लिखी थी, बट उनका पब्लिश्ड जब हुई थी वो 20वीं सदी में आके, यानी 19th सेंचुरी में आकर लोगों को पता चला, देश को पता चला, विश्व को पता चला कि ऐसी भी एक महिला थी जिन्होंने नारीवाद पे विचार दिए थे, राइट। तो उन्होंने दुनिया में पहली महिला थी जिन्होंने नारियों के विषय पे लिखा था। और उन पे लिखी गई कई जीवनियों में, मतलब बुक्स में, उन्होंने पहली उनके पति विलियम गॉडविन जी उनके पति थे, उन्होंने भी उनके पुस्तक के बारे में लिखा था। उन्होंने पहले कहा था कि मैरी जो है यूरोपीय अमेरिकी देशों में स्त्री आंदोलन की जननी थी, यानी सबसे पहले उन्होंने यूरोप और अमेरिका में नारीवादी को बढ़ाया था। जीवन परिचय देखते हैं गाइज, उनका ऑटोबायोग्राफी कि उनकी कैसी जीवनी बीती थी मैरी वॉस्टनक्राफ्ट की। तो मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के पिताजी का नाम है एडवर्ड जॉन वॉस्टनक्राफ्ट और उनकी माता का नाम एलिजाबेथ डिक्सन था, जो कि उन्हें सारे बच्चों में वो दूसरे स्थान पे थी, यानी अपने माता पिता के सभी बच्चों में वो दूसरे सेकंड नंबर पे आती थी। और उनके पिता किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बेटर नहीं थी, क्योंकि उन्हें इधर से उधर जाना पड़ता था, घर बदलना पड़ता था खेती करने के लिए उनके पिताजी को, तो साथ में उन्हें भी जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें। इससे वे कई शहरों में आम मेहनतकश परिवारों की स्थिति भी देखती थी कि कैसे लोग मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, इधर से उधर अपना घर चेंज करते हैं अपने काम के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए। तो ऐसे में परिवारों को स्त्रियों में उन्होंने स्त्रियों के जीवन को देखा, उन्हें नज़दीक से देखा कि जीवन में स्त्रियों के जीवन में कितनी सारी घटनाएं घटती हैं, किस प्रकार औरतें के पति जो है उन्हें मारते पीटते हैं, पीने के बाद, दारू पीने के बाद, ऐसे जैसे हम अभी भी देख सकते हैं हमारे समाज में ये सब घटना घटती है। परंतु अब हमारे पास कानूनी अधिकार है तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा लेते हैं और उठाते हैं। तो अपनी माँ को भी इस प्रकार की मारपीट से बचाने के लिए मैरी वॉस्टनक्राफ्ट अपनी मम्मी को सेव करने के लिए एक तरीके से कमरे के पहरेदारी भी करती थी, जब उनके पिताजी ऐसा करते होंगे तो इन स्थितियों से उनको यथार्थ स्थिति की, एकदम रियलिटी स्थिति पता चली, यथास्थिति के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह की सीख मिली उन्हें। कठिन हालात में पढ़ाई पूरा करने के लिए वो विवश भी किया उन्होंने इसी स्थिति ने, जैसे लाइक हम स्ट्रगल करते हैं जैसी परिस्थितियों, परंतु हमें अपने विकास करने के लिए और अपनी सोच को डेवलप करने के लिए स्टडी करनी होती है। ऐसे उन्होंने भी ऐसे में स्टडी करी और आजीविका के लिए पैसे कमाने के लिए उन्होंने, मैरी ने काफ़ी पढ़ाया भी, बच्चों को पढ़ाना पड़ता था उन्हें, तो कभी गवर्नेंस के रूप में काम करती। जब भी वह लगभग 16-17 साल की थी तब उनकी मुलाकात उनकी सहयोगी फैनी ब्लड से हुई, उनकी फ्रेंड हैं, जो कि उनके जीवन से उन्हीं की शुरुआत हुई थी। एक तरीके से विचारों की शुरुआत उन्हीं के साथ रहकर उनकी विचार डेवलप्ड हुए।
और नारीवादी विचारों की इन दोनों ने शुरुआत की एक तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए। इन्होंने 1784 में एक स्कूल भी खोला था, फैनी ब्लड और मैरी वॉस्टनक्राफ्ट, उनकी सिस्टर भी हैं एक, उनके साथ मिलकर तीनों ने स्कूल खोला था। हालांकि यह स्कूल एक ही वर्ष चल पाया था, क्योंकि 1785 में क्राफ्ट की सहयोगी जो फैनी ब्लड थी, उनकी डिलीवरी के टाइम में मृत्यु हो जाती है, समय में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव मैरी के ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि मैरी की जो फ्रेंड है ब्लड, फैनी ब्लड, वो कम ही एज की थी और उनके साथ भी अन्याय हुआ था, जिसके कारण उनके मतलब डिलीवरी के टाइम में वो इसलिए मृत्यु हो गई थी गाइस, क्योंकि उनकी ना एज नहीं थी बेबी करने की, तो वो उसी वजह से उनका बेबी के टाइम में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जिसका नकारात्मक प्रभाव मैरी पे पड़ता है। और क्योंकि उसकी बेटी जो फैनी ब्लड जो है उन्हें दे देती है अडॉप्ट करने के लिए, परंतु वो भी कुछ महीनों बाद ही मर जाती है, जिससे धीरे धीरे उन मैरी क्राफ्ट हैं, उनका शैक्षिक संस्थान से रुझान हट जाता है और वो पत्रकारिता यानी लिखना लिखती हैं, साहित्य लिखती हैं और उसके प्रति रुझान उनका बढ़ जाता है। क्राफ्ट इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। और मैरी के जो पति थे विलियम गॉडविन, बाद में उन्होंने शादी की, मतलब पहले वो लोग सहयोगी थे, फ्रेंड्स थे, उनके बाद उन्होंने शादी करी, लेकिन पहले वो सहयोगी के तौर पे काम कर रहे थे। ये सभी घटनाएं जो थी मैरी को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं, उन्हें इफेक्ट करती हैं और उनके विचारों को मुख्यतः रूप से प्रदान भी करती हैं। नारीवादी विचारक के रूप में हम अपने मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के विचार देखते हैं गाइस। नारीवादी विचारक जो होते हैं वो भी दो प्रकार के माने जाते हैं, लाइक पहला उदारवादी और दूसरा आमूलवादी। विचारक हैं जो कि पुरुषों को महिलाओं से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, यानी कि उदारवादी जो है नारीवादी, उनकी तो मांग होती है गाइस कि हमें महिलाओं को ना पुरुषों के बराबर ही इज्जत देनी चाहिए और पुरुषों के बराबर उनके कर्तव्य, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, ये सभी पुरुषों को समान होनी चाहिए। उदारवादी नारीवादी को ये उनका उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। वहीं आमूलवादी नारीवादी जो है उनका होता है कि पुरुषों को हम प्रतिस्थापित कर दे, एक तरीके से हटा दे। उदाहरण के लिए गाइस हम देख सकते हैं उदारवादी नारीवादी जो है वह विचारक हैं जो पुरुषों को महिला से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। सॉरी गाइस, बीच में पॉज हो गया था वीडियो क्योंकि कॉल आ गया था। तो हम बात कर रहे थे अपने आमूलवादी नारीवादी के विषय में। जो आमूल नारीवादी विचारक हैं ना गाइस, उनका लक्ष्य है कि महिला ही परिवार के मुखिया होगी और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के स्थान पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को हम पुनर्स्थापित करेंगे, पुरुषों के स्थान पर महिला का प्रभाव होगा। यही है कि मूलतः वो सुधारवादी मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान समय में महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार करना चाहते हैं ये आमूलवादी एक तरीके से। अर्थात महिलाओं और पुरुषों के बीच जो समानता स्थापित करने का लक्ष्य है वो ऐसा नहीं कहती है, यानी कि जो उदारवादी नारीवादी वो ऐसा नहीं कहते कि हमें महिलाओं को पुरुषों से ऊपर कर दिया जाए और पुरुषों को अधीन, बल्कि उनका ये केवल यह प्रयास है जो कि समाज में दोनों पुरुष व स्त्री के बीच समानता स्थापित हो जाए, यानी दोनों में इक्वलिटी आ जाए, यानी 50-50% हम दोनों को रिस्पेक्ट दें, उन्हें दोनों को पार्टीज़ में वोट देने का अधिकार होता है या जो राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होता है, दोनों को समान होना चाहिए। जो अभी महिलाओं को केवल 33% है उसे हटा के 50% होना चाहिए। ये है उदारवादी नारीवादी की मांग और उद्देश्य, जिससे वह अपने विचारों से सुधार करना चाहते हैं, महिलाओं को भी समान अधिकार दिलाने का प्रयास करती हैं। और हमारी नारीवादी महिला मैरी वॉस्टनक्राफ्ट है, वो भी एक तरीके से उदारवादी नारीवादी के समर्थक हैं, जो कि अपने लैंगिक न्याय के विषय में बताती हैं कि जेंडर जस्टिस क्या है। उदारवादी नारीवादी विचारकों की मुख्य मांग होती है कि महिलाओं को लैंगिक न्याय मिले, यानी उसे जेंडर के समान जो भेदभाव किया जाता है जेंडर के नाम पर लोगों के साथ या महिलाओं के साथ, उसका अभिप्राय है कि सामाजिक व्याख्या के अनुसार जो जेंडर सोसाइटी में जो जेंडर माना जाता है कि महिला ये काम करेगी, पुरुष ये बाहर के काम करेंगे, महिलाएं केवल घर के भीतर ही रहेगी, जो हमारी पैट्रिकल थॉट है या रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स थॉट है, वो यही कहती है कि उसी के अनुसार जेंडर की अवधारणा बना दी जाती है, जिसके भीतर वही महिलाओं को चार दीवारों तक सीमित कर दिया जाता है। लिंग दो प्रकार से होते हैं, एक सेक्स बायोलॉजिकल होता है गाइज, यानी जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदान होता है वो तो चेंजेस नहीं हो सकता, और दूसरा जो होता है सोशल जेंडर, यानी जो सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है, भिन्नता की जाती है कि लिंग पुरुष लिंग जो है ये कार्य करेंगे, महिला ये कार्य करेंगी, तो ये वाला हम चेंज कर सकते हैं। तो बात यही कही गई है
परंतु सामाजिक अवधारणा जो है वो पूरी तरह से सोशल है, अर्थात पहले से वो सुनिश्चित की जाती है, इंसानों के द्वारा, समाज के द्वारा सुनिश्चित की गई कि ये काम महिलाएं करेंगी और वह बाहर जो अलग बाहर का काम पुरुष का ही होगा। समाज के अनुसार महिलाएं सिर्फ घर का चूल्हा चौका ही करेंगी, जैसा हम देखते हैं आजकल भी देखा जाता है। ये पूरी तरीके से पैट्रिकल सिस्टम जो है, पितृसत्तात्मक सत्ता जो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी हद तक कम हुई है परंतु पूरी ख़त्म नहीं हुई है, जिसके मांग अभी भी हमारे उदारवादी नारीवादी विचारक, बहुत सारी फेमिनिस्ट थिंकर्स करते रहते हैं इनकी मांग। समाज के अनुसार महिलाएं सिर्फ, वही मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं, समाज में राजनीतिक प्रक्रिया में भी भागीदारी भी पुरुषों की होगी, ऐसा कहा जाता था पहले, और महिलाओं को यह करने का अधिकार ही नहीं होगा। ये तर्कसंगत विचार नहीं है ये, क्योंकि रीजनेबल नहीं था, क्योंकि यह समाज के पूर्वाग्रह पर आधारित है, पहले के ज़माने की थॉट पे था। इसलिए मैरी वॉस्टनक्राफ्ट अपने नारीवादी विचारों के जरिए यह कहना चाहती हैं, बताना चाहते हैं कि समाज में जेंडर जस्टिस होना चाहिए, लिंग का न्याय होना चाहिए, लिंग के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं। और महिलाओं को भी समाज में समान अवसर होना चाहिए, उन्हें समान इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उन्हें अपनी, यानी वो जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आर्मी, पुलिस, डॉक्टर, अध्यापक, घर बार, कोर्ट कचहरी के काम हो, कोई भी कार्य हो, उन्हें सभी में अवसर की समानता मिलनी चाहिए। महिला पुरुष समान प्रतियोगी के रूप में, वो कहती है समान इक्वल कॉम्पिटिटर के रूप में हमें देखना चाहिए। मैरी वॉस्टनक्राफ्ट महिला व पुरुष को समान प्रतियोगी बनाना चाहती हैं, अर्थात वे कहती हैं कि महिला वरीयता की बात नहीं कर रही कि केवल महिला ही सर्वस्व होगी, जैसे कि अभी देखा जाता है या देखा जाता था पहले ज़माने में, पुरुष ही सर्व थे, यानी हर जगह पुरुषों का, चाहे वो राजनीति हो, घर हो, हर जगह पुरुषों का आधिपत्य था, और काफ़ी हद तक अभी भी है हमारे समाज में। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी का बराबर से स्थान होना चाहिए, बल्कि वे ये कहना चाहती हैं पुरुष व महिला को समान इक्वल कॉम्पिटिटर बने वो दोनों। तर्कसंगत बातें में कहती हैं क्राफ्ट, तर्कसंगत बातें को सुझाती हैं, हमें रीजनेबल थॉट्स बताती हैं। जब उदारवाद का दौर चल रहा था तो एक और यह मांग किया जा रहा था कि मानव का कल्याण होना चाहिए, है ना। उदारवादियों ने ये थॉट को बढ़ाया है, थिंग्स को, कि हमें मानव का कल्याण करना है, सबके मानव का कल्याण होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता। इस संदर्भ में मैरी वॉस्टनक्राफ्ट अपना तर्क देती हैं कि ठीक है कि आप मानव अधिकारों की बात करते हैं, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो महिलाएं भी तो मानव हैं, उन्हें भी इन सुविधा अधिकारों और समान भागीदारी का हक है, उन्हें भी ये सभी चीज़ें मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता, अधिकार, जीने का अवसर की समानता। तो पुरुषों को जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं वो नहीं मिलने चाहिए। वो कहते हैं कि जो पुरुषों को हम पूरी स्पेशलिटी देते हैं उसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, और महिला पुरुष दोनों को ही समान अधिकार देना चाहिए, क्योंकि महिला भी मानव है ना। गर्ल्स इज ऑल्सो ह्यूमन बींग। सो वह सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं को महिला पुरुष पर समान लागू करने को कहती है। मैरी वॉस्टनक्राफ्ट की गाइस हम रचनाएं देख लेते हैं, उनकी फेमस बुक्स जो कि हमें एग्जिटिव ऐसी लिखनी है ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके हमारे एग्जाम में। तो फर्स्ट इनकी बुक है थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, 1787 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, बेटियों की शिक्षा पर उनके विचार हैं। सेकेंड बुक है आ विंडिकेशन ऑफ द राइट, 1790, 1790 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, पुरुष के अधिकारों की पुष्टि। एंड थर्ड बुक है उनकी आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेन की यानी महिलाओं के अधिकारों की पुष्टि करी उन्होंने 1792 में। एंड उनकी फोर्थ पुस्तक है एन हिस्टोरिकल एंड मोरल वैल्यू ऑफ ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये 1794 में लिखी है गाइस उन्होंने, फ्रांसीसी क्रांति की उत्पत्ति, प्रगति और एक इनका ऐतिहासिक नैतिक मूल्य। सो गाइस हम इनकी फोर्थ पुस्तक भी हमने देख ली। अब मैरी ने जो अपने समय में वर्ग में अपने समय और ग्रुप्स में जब उन्होंने तत्कालीन महिलाओं की स्थिति का वर्णन किस प्रकार के वो भी हम देख लेते हैं कि उनके अनुसार जानबूझकर और दोषपूर्ण सामाजिक शिक्षा ने महिलाओं को कमज़ोर कर दिया। यानी समाज के द्वारा जो महिलाओं को शिक्षा दी जाती है कि तुम ऐसा करो वैसा व्यवहार करो, तो इससे क्या होती है, महिला कमज़ोर हो जाती है, तुच्छ और आश्रित हो जाती है, दूसरे पर डिपेंड हो जाती है, एक तरीके से उदासों की तरह ज़िंदगी जीती है। और महिलाओं की सांस्कृतिक स्थिति भी कुछ उन्हें गलत से बना देती है, यानी कि उन्हें डिफरेंट बना देती है। एक तरीके से हमारा कल्चर जो होता है, कल्चर से ही जिम्मेदारियां महिलाओं पे अधिक थोप दी जाती है, जिससे वो अपना विकास नहीं कर पाती हैं, है ना। समाज की उन्हें सुननी पड़ती है अगर वो कुछ अलग करना चाहती हैं, राइट। ऐसे ही विवाह एक जो होता है, शादी होती है गाइस, तो उसमें महिला व पुरुष के बीच जो रिश्ता होता है एक स्वामी और सेवक का रिश्ता बन जाता है, यानी कि पुरुष को स्वामी माना जाता है और स्त्री को सेविका।
विवाह के पश्चात महिलाओं को कई स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, कानूनी विरासत, हिरासत का अधिकार नहीं रहता। यानी वो ना तो कोई अपनी लिबर्टी होती, उन्हें पूछ पाछ के ही जाना पड़ता, ससुराल से बाहर भी वो कदम अकेले अपनी लिबर तरीके से नहीं रख पाती हैं, और कानूनी मांग भी पहले ज़माने में नहीं मांग पाती थी। महिलाओं को जो निजी क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया जाता था और उन्हें सार्वजनिक कर्तव्य के लिए अयोग्य माना जाता था। यानी उन्हें प्राइवेट सेक्टर में ही काम करने के लिए ज़्यादा ऑफर किया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत होती थी, और उन्हें सार्वजनिक में नहीं यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी उन्हें अधिकार नहीं था, अयोग्य माना जाता था। तर्क की कोई समझ ना कहकर उन्हें कई वर्षों तक नागरिकता अधिकार यानी सिविल राइट्स से उन्हें, और वोटर का उन्हें अधिकार नहीं था, नेता बनने वाला इन सब का अधिकार छीना जाता था कि यह कहकर कि तुम्हारे में तर्कशील नहीं है, तुम महिला कमज़ोर हो वगैरह, ऐसे कह कर महिलाओं को मतदान के अधिकार से भी वंचित रखा गया था। महिलाओं को उन्हें ईश्वर द्वारा जो दी कहा जा रहा है 4th पॉइंट में, महिलाओं को उन्हें ईश्वर द्वारा दी गई तर्क शक्ति का भी प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात हम जानते हैं सभी के पास भगवान ने रीजनिंग पावर दे रखी है, वो सभी के पास इक्वल है, महिला पुरुष सभी में। तो समाज ने केवल उन्हें दोषपूर्ण व्यक्ति, झूठी चेतना, पहचान गलत की तलाश करने वाले, या लक्ष्यों, झूठी उम्मीदों, गलत व्यवहार उनके साथ करने पर, और उन्हें अपने कर्तव्य पूरा करने में ही उन्हें ज़िंदगी बितानी पड़ती है। परिवार में महिलाओं को कर्तव्य और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ही एक तरीके से योग्य माना जाता है, बाकी सभी कामों के लिए अयोग्य बना दिया गया उन्हें समाज में। तब तक यहाँ तक कि अभी भी हम देखते हैं कि अभिजात वर्ग जो होते हैं, बड़े अमीर लोग होते थे, पहले भी चर्च होता था, धर्म शिक्षा प्रणाली ऐसी कर रखी थी जिससे प्रचलित सामाजिक अन्यायों की संस्था के माध्यम से वो महिलाओं की दयनीय स्थिति को बनाए रखते थे कि महिलाओं को ऐसा सही व्यवहार करना, चाहे वो कहीं भी जाए, हर जगह उन्हें सेम ही व्यवहार करना होता है। मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ने महिला शिष्टाचार के लिए क्रांति के लिए अग्रलिखित तर्क दिए। नहीं, वो कहती हैं कि अगर महिलाओं को ऐसी शिष्टाचार आप देते रहोगे, ऐसी सीख देते रहोगे कि तुम कमज़ोर हो, तुम तुच्छ हो, है ना, तो ऐसे शिष्टाचार के लिए वो क्रांति के लिए पक्ष में भी है कि हमें नहीं, ऐसा नहीं मानना, ऐसा स्वीकार नहीं करना, महिला भी समान है, वो इस पक्ष में है। तो मानव ईश्वर की रचना है, वो कहती हैं, मैरी वॉस्टनक्राफ्ट कहती हैं कि मानव जो है, चाहे कोई भी हो, मानव 2 प्रकार के ही होते हैं ना, एक नर और एक नारी, तो वो दोनों ही ईश्वर की रचना है। भगवान ने दोनों ही लिंगों, स्त्री पुरुषों को, दोनों को समान मात्रा में तर्क, रीजनिंग भावना दिया है। लेकिन तर्क को सीखने यानी उसे नॉलेज लेने, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग करने के लिए हमें सामाजिकरण द्वारा साधन की आवश्यकता होती है। यानी हमें स्कूल्स, कॉलेज वगैरह में ज़रूरत होती है ना कि हम अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। तो इसमें महिलाओं को इससे भी अधिकार से इनकार कर रखा था। पहले ज़माने में उन्हें ये अधिकार नहीं था कि वो जाकर शिक्षा लें, पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार ले सके, ऐसा कोई अधिकार नहीं था उनके पास। बहुत समय तक उन्होंने इसके लिए मांग करी, हर एक नारियों ने अपनी मांग को समाज तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, तब जाके अब हमें शिक्षा मिल रही है गाइस। तो हमें सब बहुत लकी हैं कि हम एटलीस्ट इस पीरियड में है कि हमें एटलीस्ट शिक्षा मिल रही है, और अब हम ऐसा सीन लेकर आ सकते हैं, एजुकेशन के पावर से ही हम गर्ल्स आगे और अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट होकर अपने समाज का निर्माण, एक नव समाज का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो और हम करेंगे ऑफकोर्स। समाज के द्वारा महिलाओं को जो दिए गए शिष्टाचार थे, उन्होंने महिलाओं को स्वायत्ता, अधिकतम तर्क संगीत प्राणी के रूप में विकसित नहीं होने दिया था पहले ज़माने में, और महिलाओं को तर्क अपनी क्षमता विकसित करने से वंचित कर दिया जाता था, और आदि मानव जाति की नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक संसाधनों की सार्वजनिक बर्बादी हो गई थी एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि अगर उसी समय से महिलाओं को सभी अधिकार समान तरीके से मिलते तो अभी तक बहुत ज़्यादा विकास हो चुका होता हमारा देश में, महिलाओं का, विश्व में। किसी भी समाज में महिलाओं को उचित शिक्षा से वंचित किया जाता था। गलत सामाजिक मानदंड, वही बार बताया जा रहा है कि महिलाओं की कैसी स्थिति थी समाज में, उन्हें गुण की कमी कहकर उन्हें महिलाओं को स्त्री व्यवहार विकसित किया। यानी स्त्री को एक केसी नामक जो वो होते हैं मैगजीन, उसमें कहा गया था बाल गंगाधर तिलक ने या किसी एक विचारक ने कि स्त्रियां जो है ना वो पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती हैं उनके व्यवहार के द्वारा। उन्हें सिखा दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, और तुम यही कर सकती हो, ये सब उसे बचपन से ही सिखाया जाता है, जैसे स्त्री व्यवहार बन जाता है। और उन्हें निजी और सार्वजनिक दोनों कर्तव्यों के लिए अयोग्य भी बना दिया जाता है। यदि पुरुष
महिलाओं के तर्क संगत व्यवहार करेंगे, यानी कह रही हैं मैरी वॉस्टरक्राफ्ट, यदि पुरुष जो सभी पुरुष हैं वो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो महिलाएं जो दास के रूप में नहीं रहेंगी बल्कि बेहतर माँ बनेंगी, अच्छी मम्मी बनेंगी, पत्नी, बहन, बेटी होंगी और परिवार को जो है प्रेम और सदाचार का घर जो है वो महिला ही बनाती है। समाज को सामंजस्यपूर्ण राजनीतिक जीवन को न्याय संगत महिलाएं ही बनाएंगी। मैरी वॉस्टरक्राफ्ट के द्वारा शिक्षा को समर्थन दिया गया है कि शिक्षा के माध्यम से हम लड़कियां जो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। वह कहती हैं कि नई शिक्षा प्रणाली जो है एक नई एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें सामाजिक मानदंडों और सामाजिक व्यवस्थाओं के पुनर्गठन की मांग होती है। और ये महिलाओं को जो सोच थी रोकने वाली संस्थाओं उनको तोड़ने में राष्ट्रीय एक नेशनल शिक्षा योजना हम बना सकते हैं जिसमें बौद्धिक यानी माइंड से रिलेटेड रीजनिंग और शिक्षा अधिकतम सह शिक्षा में शरीर और दिमाग गर्ल्स के बॉडी पर और उनके माइंड को फिट करने के लिए योजनाएं पर जोर दिया जाए। उन्हें फिजिकली मेंटली दोनों तरह से हेल्दी बनाया जाए ताकि उनका भावनात्मक प्राणियों की तरह विकास करें। उन्हें यानी स्त्रियों के जीवन की जो भी शारीरिक व मानसिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। हमें उन्हें मेंटली और फिजिकली एजुकेशन देनी चाहिए, जैसे कि महिलाओं के परिवार जहां वो भावी पीढ़ी के सही मूल्यों को शिक्षा के माध्यम से संरक्षण प्रदान किए जाते हैं तो वहीं से महिलाओं को हमें अच्छे सद्गुण देने चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। नागरिक सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जो मैदान होता है ग्राउंड में भी कार्य करता है, जहाँ सबसे पहले माता पिता हमें अच्छे गुण सिखाते हैं ना। सबसे पहले हमें समाज के निर्माण किससे होता है? परिवारों से ही होता है। परिवार में ही महिलाओं का या किसी भी बच्चे का विकास होता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो सभी का माता पिता के द्वारा ही होता है। तो माता पिता की कर्तव्य समानता वो हमें सिखाते हैं। पेरेंट्स से ही हम समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति, विरासत के लिए दिए जाते हैं। महिलाओं में जो पुरुषत्व है यानी कि उनमें मेहनती का विकास, मन, शारीरिक फिटनेस जो है, तर्कसंगत विचारधारा का विकास करना, ये सभी हमें शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। वे शिक्षा के उद्देश्य को बताती हैं कि वो मजबूत और स्वस्थ शरीर में अच्छी तरह से संतुलित और फिट दिमाग ही हमारे व्यक्ति को संसाधन पूर्ण बनाता है। आत्म निपुणता, आत्म साक्षरता यानी हम अपने आप को सेल्फ एजुकेटेड बनाकर ही हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ ही तर्कसंगत मानव का विकास यानी रीजनेबल जो ह्यूमन होता है वो हर एक चीज़ का विकास कर सकता है। करने के लिए तथ्यों की यानी अपने फैक्ट्स की खेती करना यानी एक तरीके से बताना जीवन की अपरिहार्य कठिनाई का सामना करने के लिए आवश्यक होता है। तो वो सभी इस हमें तैयार करते हैं। सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए शिक्षा के द्वारा ही हम हर एक चीज़ सीख सकते हैं। समाज विशेष रूप से महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों मामलों में परिवर्तन सुधार लाने के लिए शिक्षा के माध्यम से अशिक्षित को शिक्षित करने के लिए सीखने की ज़रूरत है। यानी जो अनएजुकेटेड हैं गर्ल्स या ह्यूमन उन सबको हम एजुकेटेड करके फिट करके अपने समाज का विकास कर सकते हैं। अब निराशावादी दृष्टिकोण के अनुसार गाइस क्या है, जब तक सामाजिक मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता यानी कि सामाजिक मानदंड जो है हमारी पुरानी रीतियाँ थी उन्हें हम तब तक पुनर्गठन नहीं करते जब तक कि हम जो समाज की बुराइयां हैं, रूढ़िवादी थॉट है, परंपरा है, वो तब तक नहीं टूटती जब तक हम नई शिक्षा जो प्रणाली है मैरी वॉस्टरक्राफ्ट की वो जो कहती हैं तो उसमें ज़्यादा हम चेंजेस नहीं कर पाते। या जब तक हम अपनी पुरानी सोचों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम शिक्षा के माध्यम से भी अपनी महिलाओं को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो गाइस हमने पूरे अपना एनालिसिस करा मैरी वॉस्टरक्राफ्ट के विचारों को। अब निष्कर्ष देखते हैं। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि स्वभाव से यानी बिहेवियर से पुरुषों और महिलाओं में समान नैतिक बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। उनकी इक्वल मॉरलिटी, माइंड एकदम इक्वल होता है। ईश्वर के कारण ही समान उपहार है। हमारे पास सभी को इक्वल बॉडी होती है, सब कुछ पार्ट सब कुछ सेम होता है। दोषपूर्ण समाज जो है, समाज की जो बुराई है कि वो गलत शिक्षा के द्वारा स्त्री को तर्क पैदा करने की बाधा उत्पन्न कर देता है। स्त्री को वो कहते हैं कि तुम्हारे में तर्क की शक्ति नहीं है। मैरी वॉस्टरक्राफ्ट ने भी महिलाओं की झूठी चेतना वगैरह के बारे में बताया कि कैसे उन्हें समाज में विकास नहीं करने दिया जाता है, केवल ये कह के कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, या सामाजिक रूप में निर्मित स्त्री व्यवहार ऐसे सिखाया जाता है कि तुम ऐसा ही कर सकती हो। स्त्री को कोमल है, स्त्री सौंदर्य पे ध्यान देना चाहिए, कामुकता आदि कृत्रिम है, और इससे महिलाओं को तुच्छ आश्रित दूसरे पर डिपेंडेंट बना दिया जाता था। महिलाओं को स्वायत्त यानी एकदम लिबर होने की ज़रूरत है और तर्कसंगत विवाह
और परिवार में पुरुषों के समान भागीदारी, यानी हमें समान इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हर एक चीज़ में हमारे, चाहे वो शादी का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, हर एक में हमारी भागीदारी होनी चाहिए समान रूप से। और विकसित करने में महिला का शिष्टाचार, जो हमारा बिहेवियर है, क्रांति की आवश्यकता है उसके लिए। निजी में स्वतंत्रता व समानता, सार्वजनिक में अधिकारों, यानी अगर हम निजी में देखें तो हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए। और सार्वजनिक में यानी गवर्नेंस टाइप में हम देखेंगे सोसाइटी के रूप में तो क्रांति की आवश्यकता है। हम सब मिलजुल कर अब क्रांति भी कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को डेवलप करने के लिए। इसके लिए नए समाज के पुनर्गठन करने की ज़रूरत है। जैसे हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि अब जब तक हम नया समाज नहीं बनाएंगे, अर्थात अपनी सोच को नया नहीं करेंगे, तब तक हम महिलाओं को बराबरी का हकदार नहीं बना सकते। सामाजिक मानदंडों आदेशों को फिर से हमें तैयार करने की और शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की ज़रूरत है। तो गाइज़ आज हमने कंक्लूज़न भी देख लिया है। अब मैंने जो ऊपर टॉपिक आपको पढ़ाया है मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के विषय में, तब उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे हमारे आने वाले एग्जाम में। मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं की अधीनता के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, जैसे स्पष्ट करें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जो रूढ़िवादी सोच है वही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। पैट्रिकल पितृसत्तात्मक सत्ता जो बनी हुई थी वो ज़्यादा जिम्मेदार है महिलाओं की स्थिति के लिए। एंड ये सभी रीज़न हम पढ़ चुके हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलावादी नारीवादी विचार पर महिलावादी हमारी महिला शिक्षा पर क्या विचार है मैरी वॉस्टनक्राफ्ट को सेक्शन पे बताइए। तो हमने शिक्षा पे विचार महिलावादी नारीवादी विचारक मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के पढ़े ना हमने, स्त्री के शिक्षा पर उन्होंने कैसे विचार दिए, वो बहुत ही अच्छे इफेक्टिव उनके विचार हैं जिन्हें आज भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हुए देख सकते हैं कि हमें अभी जो महिलाओं को समान अधिकार मिला है, अवसर की समानता मिली है, वो इन्हीं विचारकों के द्वारा मिली है, हमारी महिलावादी नारीवादी के द्वारा। तो गाइज़ ये आज हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट मोर एंड मोर, शेयर विद योर फ्रेंड्स because it will be very helpful for our 6th semester student BA Political Honors. Thank you for watching guys. Good night.